Dear children, good evening to all of you. Welcome back to my YouTube channel. आज हम आपको केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले मैं आपका लाइफ साइंस बायोलॉजी से पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को पढ़ा चुका हूं। आज थोड़ा सा आपको पैटर्न चेंज कर दिया हूं, केमिस्ट्री का पार्ट ले लिया हूं। जिसका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो, हमारे आसपास में ढेर सारे परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे पत्ती का गिरना, हम लोग घर में ईंधन गैस जलाते हैं, बर्निंग ऑफ द एलपीजी गैस, बर्निंग ऑफ द कॉटन केक्स, बर्निंग ऑफ द कोक, ये सारे परिवर्तन, ये सब हम चेंज होते रहते देखते हैं। हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन होता है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे इस वातावरण में दो तरह का हम चेंज देखते हैं। पहला चेंज ऐसा है जो मे बी रिवर्सिबल और नॉट रिवर्सिबल। वह परिवर्तन अक्सर मोस्टली रिवर्सिबल चेंज है, टेम्पोरली चेंज है, जिसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे पंखा को हम स्विच ऑन करते हैं तो पंखा मूव करता है, ऑफ करते हैं तो बंद हो जाता है। अगर हम शर्ट को साफ करते हैं, शर्ट भीग जाता है, फिर उसको हम सुखा देते हैं। यानी भीगे हुए शर्ट को हम सुखा सकते हैं, सूखे हुए शर्ट को भिगा सकते हैं। एक चेंज जो हमने किया उसको चेंज होने पर हम पुनः अपनी अवस्था में ला सकते हैं। इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज में मोस्टली फिजिकल चेंज रिवर्स होता है, रिवर्सिबल होता है। कुछ फिजिकल चेंज इरिवर्सिबल है। जैसे मैं कागज है, पेपर है, उसको दो पार्ट कर दिया, दो टुकड़ा कर दिया, लेकिन मैं उस कागज के दो पार्ट तो हो गए, उसका फॉर्म चेंज हो गया, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी फिजिकल चेंज जो होते हैं उसमें नया पदार्थ, नया चीज नहीं बनता है। यह फिजिकल चेंज का प्रॉपर्टी है। अब हम दूसरा छोर पर लेते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में प्यारे बच्चों आप देखते हो, जैसे आप सबसे पहला उदाहरण बताता हूं, एक लकड़ी है, उसको आप जलाते हो। लकड़ी जलने के बाद अस, वी गेट अस। क्या इस अस से हम लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर है नहीं। क्या लकड़ी का जो गुण है और अस का गुण एक ही है? तो नहीं। यानी इस चेंज में हमेशा न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। जो प्रतिक्रिया में भाग लेता है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो प्रोडक्ट, जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमेशा जो रिएक्टेंट है, जो जिस पदार्थ को हमने भाग लिया है, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका गुण बिल्कुल अलग होगा। तो केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज इज ए प्रोसेस इन विच new substances are formed with new properties after changing। जैसे ही चेंज होता है तो नया पदार्थ बनता है, नया गुण के साथ बनता है। और केमिकल चेंज में कभी भी वह रिवर्स नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, फिजिकल चेंज मे बी रिवर्सिबल और नॉट। ऐसा नहीं है कि वो सभी फिजिकल चेंज इरिवर्स होता है। अभी बताया कि जैसे लकड़ी को हम दो टुकड़ा, लकड़ी को तोड़ देते हैं, चौक को तोड़ देते हैं, इसका जो दोनों पार्ट होता है उस पार्ट में अब उसको तो फिर से उसको पार्ट को जोड़ नहीं सकते, इसलिए यहां पर बोलेंगे मे नॉट बी रिवर्सिबल। लेकिन हमने कहा आइस है, उसको हम गर्म करेंगे तो आइस गर्म करने और पिघलने के बाद पानी बनेगा। आइस चेंज इनटू वाटर, फिर वाटर को चेंज करेंगे, गर्म करेंगे तो वाटर वेपर बनेगा। So we can change water into ice. Again we reverse ice into water. So this is the physical example of physical change.
बट कुकिंग ऑफ राइस, हम चावल को एक बार पका देंगे तो कुक्ड राइस से हम फिर उस चावल को प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार रोटी बन जाएगी, उस रोटी से फिर हम आटा नहीं बना सकते। अगर हमारा पत्ती पौधे से झड़ करके गिर जाता है, फॉलिंग ऑफ द लीफ फ्रॉम द ट्री, डेथ, ये सब क्या है? डाइजेशन ऑफ द फूड, रेस्पिरेशन ऑफ द फूड इनसाइड द सेल, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। यहां पर मैं केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में कुछ इसका पॉइंट लिख रहा हूं, जो आप इसको नोट करेंगे। ये वो है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, जो मैं बोल रहा था उसको अभी हमने इसको लिख दिया है, आप अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे। इसको मैं अभी समझा रहा हूं। देखो, मैंने लिखा है फिजिकल चेंज, इसमें लिखा है टेम्पोररी चेंज। फिजिकल चेंज, अब अभी हमने कहा आइस को पिघला देंगे, फिर हम पिघले हुए आइस का पिघला हुआ रूप वाटर बनेगा, वाटर से फिर हम आइस बना लेंगे। सो इट इज टेम्पोररी चेंज, इट इज रिवर्सिबल, क्योंकि हम यहाँ पर देखा तो हम लिखे हैं इट मे और मे नॉट बी रिवर्सिबल, दोनों बातों में लिखा है। मोस्टली रिवर्सिबल होता है, क्योंकि अभी हमने कहा कि आइस से हम वाटर बनाएंगे, वाटर से आइस बनाएंगे। पंखा को अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो पंखा मूव करेगा, स्विच ऑफ करेंगे तो पंखा बंद हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने कहा रिवर्सिबल। अब देखो, यहीं पर मैं एक इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर हम स्टिक हमारे पास है, चौक हमारे पास है, उसको हम ब्रेक डाउन कर दिया, 2 से 3 टुकड़ा बना दिया, 2 टुकड़ा बना दिया, क्या उस ब्रोकन चौक से हम मेन चौक बना सकते हैं? उत्तर है नहीं। यहां पर हम ये कहेंगे इट मे नॉट बी रिवर्सिबल। ठीक है, यानी फिजिकल चेंज मे और मे नॉट दोनों होता है इसमें। इसको हम प्योर नहीं कह सकते हैं कि यह इरिवर्सिबल है, इसमें दोनों है। दूसरी बात, जो फिजिकल चेंज है इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। अब लकड़ी को हम तोड़ दिया, 2 रूफ हो गया, 2 पार्ट हो गया, लेकिन उसमें सारा गुण वही है जो बड़े पार्ट में है। इसलिए इसमें सबसे बड़ा कैरेक्टर है फिजिकल चेंज का कि नया पदार्थ नहीं बनता है, उसमें नया कोई गुण चेंज नहीं होता। अब हम दूसरा उदाहरण दे रहे हैं केमिकल चेंज का। केमिकल चेंज के बारे में हमने लिखा है इट इज परमानेंट चेंज। एक बार जब चेंज हो गया उसको पुनः हम अपनी अवस्था में नहीं ला सकते। सो इट इज परमानेंट चेंज, इट इज इरिवर्सिबल, अर्थात इसको हम पहले स्टेज में, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, पका हुआ चावल से हम चावल नहीं प्राप्त कर सकते, जली हुई लकड़ी से के राख से हम लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में हमेशा नया पदार्थ, न्यू सबस्टांसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, इसका सबसे बड़ा कैरेक्टर है परमानेंट चेंज और इरिवर्सिबल, और सबसे उसमें भी है इसमें कोई न्यू सबस्टांसेस आर नॉट फॉर्म एंड देयर इज नो न्यू प्रॉपर्टीज। सो इन केमिकल चेंज is permanent change, it is irreversible change, there is no new substances are formed in this chemical change. So प्यारे बच्चों, इसको आप अभी राइट डाउन करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट अभी केमिकल रिएक्शन जो हमने लिखा है यहाँ पर, अब इस संबंध में मैं बताने जा रहा हूँ। ये केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन दोनों सिमिलर है। केमिकल रिएक्शन के बारे में जो बताऊंगा इसके बाद हम बताने जा रहे हैं। देखो, यहाँ मैं केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैंने लिया है केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टांसेस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। देखो, हमने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, लकड़ी को जलाते हैं, इसमें 2 चीज देखते हैं, लकड़ी जलती है तो राख बनती है, तो राख और लकड़ी दोनों 2 सबस्टांस हो गया, और राख का जो प्रॉपर्टीज है वह लकड़ी के प्रॉपर्टीज से अलग होता है। इसलिए हमने इसको दिया है केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन व्हिच
न्यू सबस्टांसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। हमेशा केमिकल रिएक्शन में नया पदार्थ बनता है, नए पदार्थ बनने में नए उसके गुण आ जाते हैं। अब मैं यहाँ ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ द अदर एलिमेंट। मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा, इसको मैं एक एग्जांपल से दिखा रहा हूं। जैसे जिंक है और इस पर हम H2SO4 डाल रहे हैं, ठीक है। इसमें हमको जिंक सल्फेट मिल रहा है और प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। इसमें देखिए जिंक एटम है, दाहिने साइड इसको लेफ्ट साइड बोलते हैं, इसको राइट साइड बोलते हैं। जो प्रतिक्रिया में भाग लेता है पदार्थ उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और प्रतिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट में जो पदार्थ हमने लिखा है, दो पदार्थ बन रहा है, हमने दो पदार्थ के बीच में प्लस लिखा है। मेरा कहना है कि इसमें एक जिंक आइटम है तो इधर भी जिंक ही रहेगा आइटम। जिंक के जगह पर दूसरा आइटम नहीं आ सकता है, सोडियम नहीं आ सकता, पोटेशियम नहीं आ सकता। उसी तरह से देखिए इधर लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, राइट साइड में भी हाइड्रोजन है। लेफ्ट साइड में सल्फर है, राइट साइड में भी सल्फर है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन है, राइट साइड में भी ऑक्सीजन है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें जो मैं कहना चाह रहा था कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट मीन्स जिंक आइटम है, वह इधर भी दाहिना साइड में जिंक ही वर्तमान है, जिंक के जगह पर दूसरा आइटम नहीं आया। सल्फर है बाया साइड में तो दूसरा सल्फर, यानी इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट, वन जिंक, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड सल्फर एंड फोर्थ ऑक्सीजन। 4 एलिमेंट है। इधर भी आप वही सेम एलिमेंट है, जिंक, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कोई दूसरा नया एलिमेंट नहीं बन सकता है। तो इसमें क्या हमने देखा, इसमें जब केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं तो इसमें लिखे हैं ओनली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। इसमें केवल इसका जो पहले अरेंजमेंट था वह अरेंजमेंट टूट जाता है और फिर से नया अरेंजमेंट बन जाता है। क्या टूटता है भाई? देखो हाइड्रोजन सल्फेट, जिंक अलग है और हाइड्रोजन सल्फेट में हाइड्रोजन सल्फर ऑक्साइड इसका अरेंजमेंट एक साथ है। इन राइट साइड आप देख रहे हो, इसमें जिंक और सल्फेट SO4 यानी जिंक सल्फर ऑक्सीजन एक साथ हो गया, यानी इसमें कोई नया एटम्स ऑफ द एलिमेंट नहीं बना, कोई नया एलिमेंट नहीं बना। केवल जितने भी एलिमेंट हैं जो प्रतिक्रिया में भाग लिए हैं वे केवल दाहिने साइड में जो प्रोडक्ट बना उसका जो अरेंजमेंट है वो बदल गया। इसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट, पुनः फिर से व्यवस्था हो गया। इसमें बॉन्ड भी अलग अलग होते हैं। जो बाया साइड में है इसके बॉन्ड जो हाइड्रोसल्फेट बना हुआ है तो बॉन्ड में भी चेंज होता है, बॉन्ड टूटते हैं, नया बॉन्ड बनता है। और इस दरमियान जो हमारे जितने एलिमेंट हैं एलिमेंट वही रहेंगे, एटम्स ऑफ एलिमेंट वही रहेंगे, इसमें कोई न्यू एलिमेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब यहां मैं इन केमिकल रिएक्शन में दो बातों पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। जो केमिकल रिएक्शन में जो पदार्थ भाग लेते हैं, दो सबस्टांसेस व्हिच इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शंस दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एंड those substances which are formed, those new substances which are formed in chemical reactions, they are called product। यहां पर फिर अगली बात मैं बताना चाहूंगा कि इन केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और जो नए पदार्थ बनते हैं जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हम दाहिने साइड में लिखते हैं। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ उसकी पहचान कैसे करेंगे? हाउ कैन वी डिटेक्ट, हाउ कैन वी फाइंड आउट वेदर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व और नॉट? इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं लिखने जा रहा हूं। आप तब तक के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें।
मैंने इसे अभी लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसका क्या लक्षण है, क्या पहचान। तो इसमें हमने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन लिखा है। तो हम फर्स्ट चीज क्या है, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। केमिकल रिएक्शन में के दरमियान इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है पहला, जिसको मैं एक एक करके पहले हम उसको नाम बोल देता हूँ, आप नोट कर लेंगे, उसके बाद एक एक करके वर्णन करूंगा। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा है चेंज इन कलर, चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, और पांचवा है चेंज इन स्टेट। जिसको मैं चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस फर्स्ट है, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम जिंक के ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। इसको हम इस तरह से, इसको आप एक कॉनिकल फ्लास्क ले लीजिए, इसमें आप जिंक ग्रेनुल्स ले लिया, इसमें आप डाल रहे हो डाइल्यूट H2SO4, ये गैस रिलीज होगा, ये हाइड्रोजन गैस निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस। अभी मैंने पहला पॉइंट लिखा है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन गैस इज इवॉल्व्ड, गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, अगर गैस निकल रहा है तो यह निश्चित रूप से आप जान लीजिए, इट इंडिकेट्स केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, केमिकल रिएक्शन हो चुका है, ये गैस पहचान में आ रहा है। तो इस गैस की हम जांच करते हैं बर्निंग स्प्लिंटर से, तो उस गैस को हम पहचानते हैं कि यह गैस पॉप साउंड के साथ जलता है, जिसको हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। और इसका एक शॉर्ट में मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहूंगा, ये जिंक है प्लस H2SO4 है, हमने यहाँ जिंक सल्फेट की बात किया है, ये साल्ट बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। ठीक है, तो इन केमिकल रिएक्शन पहला पॉइंट हमने दिया है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। चलिए दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी हम कर सकते हैं, लेड नाइट्रेट PB, लेड नाइट्रेट प्लस हम पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, और इन दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं। मिलाने के बाद देखते हैं, एक ये दोनों पानी में घुलनशील है, एक्वस lead nitrate dissolved in water, so it is soluble in water, and potassium iodide also dissolved in water, so it is also soluble in water. So those soluble substances are mixed with each other, and यहाँ हम देखेंगे a new substance is formed, which is insoluble in this solution. So this insoluble substance settle down on the bottom of the container. यह क्या शो करता है? It indicates a insoluble substance which is deposited on the bottom of the container. This substance is called precipitate. जो दो घोलों को, जो पानी में घुलनशील है, दो सबस्टांस जो पानी में घुलनशील है, उसको दोनों को मिलाने पर एक अघुलनशील सबस्टांस
नीचे बैठ जाता है, इस पदार्थ को जो नीचे बैठ जाता है उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं, और इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारा है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी केमिकल रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड पॉइंट है चेंज इन कलर। देखिए, चेंज इन कलर के लिए आप इसमें भी दिखा सकते हैं। हमने अभी लेड नाइट्रेट का घोल लिया, पोटेशियम आयोडाइड का घोल लिया, दोनों पानी घुलनशील है, लेकिन जैसे ही हम लेड नाइट पोटेशियम दोनों मिलाया तो हमें अब जो प्राप्त हो रहा है पोटेशियम आयोडाइड और लेड आयोडाइड, यानी लेड आयोडाइड, ये इसका कलर पेल होता है, पीला, येलो। लेड आयोडाइड हो गया और पोटेशियम नाइट्रेट बनेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा, लेड नाइट्रेट कलरलेस है, ये कलरलेस है, COLOURLESS। ये पानी में प्लस सॉल्यूशन हमने बना लिया, पोटेशियम आयोडाइड को पानी में घोल लिया, दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद एक नीचे बैठ गया इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। यही है प्रेसिपिटेट, PPT, प्रेसिपिटेट बना, प्रेसिपिटेट बना। सो हियर देखो, ये नीचे में मैं लिख रहा था, इसको मैं चेंज कर रहा हूं क्योंकि उसमें नहीं आ रहा है आपके, तो इसको मैं हटा रहा हूं। यहां पर मैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को मैं पुनः लिख रहा हूं, क्योंकि इसका हमारे स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको आगे यहां लिख रहा हूं। लेड नाइट्रेट, मैं तीसरा बता रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें चेंज इन कलर की बात किया। अभी मैंने बताया था कि लेड नाइट्रेट का जलीय घोल कलरलेस होता है और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाते हैं, तो उधर दाहिना साइड में प्रोडक्ट जो बनता है लेड आयोडाइड बनता है, जिसमें लेड आयोडाइड का कलर हो जाता है पीला। अब देखिए, हमने क्या अभी बताया, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें गैस का इवोल्यूशन होता है, उसके पहले बताया। यहाँ पर मैं कलर की बात कर रहा हूं, तो कलर लेड आयोडाइड जो बना वो पीला कलर हुआ। ये पीला कलर शो कर रहा है कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा, हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का एक्वस सॉल्यूशन नहीं बल्कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल में यदि हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस फ्लो करा देते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज। जैसे हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसमें पास ओवर करेंगे उसका कलर हो जाता है ग्रीन। तो पहले रिएक्टेंट में जो मैंने लिया था उसका कलर ऑरेंज था, जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड हमने पास आउट किया उसका कलर हो गया ग्रीन। तो ये ऑरेंज से ग्रीन कलर जो चेंज हुआ, तो हमने लिखा है तीसरा है कि चेंज इन कलर। तो यहां पर लिखेंगे केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड by change in color। अब देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका कलर होता है ऑरेंज। इसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड इस घोल में पास कराते हैं, एक्वस इसको ले लेते हैं, एक्वस
यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल में, जलीय घोल में हम सल्फर डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो हमें ये ऑरेंज कलर ग्रीन कलर में बदल जाते हैं। जो प्रोडक्ट होता है उसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो मैं अभी लिखा था कि केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। चलिए, एक पहला लिखा था इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हुआ, तीसरा हमने बोला पोटेशियम डाइक्रोमेट के संबंध में इसमें चेंज कलर का होता है। अब चौथा बताने जा रहे हैं जो यहां में लिख रहा हूं। चौथा है केमिकल reactions are characterized by change in temperature। देखिए, इसका कई एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। उसमें सबसे पहले मैं आपसे ये बताऊंगा कि हमने क्विक लाइन को हम उदाहरण दे रहे हैं आपको। क्विक लाइन को यदि हम पानी में डालते हैं, क्विक लाइन को, ये आपका बीकर है, इसमें हम क्विक लाइन ले लेते हैं, इसमें वाटर हम डाल रहे हैं, वाटर, ये वाटर है, ये क्विक लाइन है, ये दोनों जैसे ही हम क्विक लाइन में वाटर डालते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो घोल जो है बॉइल करने लगता है। और जब हम इसको टच करते हैं, स्पीकर को टच करेंगे या जो वेसल है जिसमें हमने लिया है उसको टच करेंगे तो वी फील हीट। ये हीट कहां से आया? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन से आया। सो यहां पर हम कहेंगे कि हीट इवॉल्व या हीट एब्जॉर्ब भी हो सकता है। तो यानी टेम्परेचर का चेंज, टेम्परेचर में चेंज होगा। जो हमने दो पदार्थ लिया है उसको मिलाने से अगर टेम्परेचर बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, यस, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O, इसमें क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और प्लस हीट बनता है, हीट। ये हीट के रूप में निकलेगा, जिसके चलते उस हम बर्तन को, उस वेसल को जिसमें हमने इस रिएक्शन को करवाया है वो हमें गर्म हो जाएगा और हीट पैदा होगा। उसी तरह से जिंक को में अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, उसमें भी अगर हम बीकर को छुएंगे उसमें भी हीट हमको फील होगा। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय द heat, by the change in temperature, either heat released or either heat absorbed। अगर हीट रिलीज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और हीट यदि एब्जॉर्ब होता है उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे हम एंडोथर्मिक काइंड्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे, इसमें हल्का सा हमने चर्चा कर दिया, यहाँ पर उसको हम बहुत बड़े पैमाने पर नहीं करेंगे। चौथा लास्ट पॉइंट हमारा है, जो हम केमिकल रिएक्शन होता है उसमें स्टेट्स ऑफ द सबस्टांसेस चेंजेस। मैं एक जलता हुआ कैंडल की बात कर रहा हूं। जब, अच्छा, कैंडल जो हमारा है वो वैक्स का बना हुआ है, सॉलिड है। उसको जब उसको हम जलाते हैं तो जलने पर हमें वो कैंडल वैक्स का जला हुआ भाग जिसमें CO2 बनता है, ठीक है, और उसमें वाटर बनता है। यानी कैंडल जलने के बाद, अब देखिए, कैंडल जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस वाटर बना। कैंडल तो सॉलिड है,
कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? आप बता सकते हो बालक? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब बताओ वाटर किस रूप में मिलेगा? तो वाटर तो लिक्विड रूप में मिलेगा। सो यहां पर मैं बता रहा हूं कि स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के का जो स्टेट अवस्था है वो चेंज हो जाता है। तो ये हमने पांच कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताया, जिसने पहला बताया इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा बताया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, तीसरा बताया कलरिंग चेंज, चौथा बताया चेंज इन टेम्परेचर, और पांचवा बताया, बोलो पांचवा क्या बताया? स्टेट्स ऑफ चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। सो देयर आर 5 characteristics which indicates whether our chemical reaction takes place. Yes? तो आज मैं इस वीडियो का पहला पार्ट जो केमिकल रिएक्शन बता रहा हूं यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं दूसरी वीडियो में आपको उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।